रोहित ने अपनी नाबालिग प्रेमिका रूबी के सामने जो शर्त रखी थी, अमूमन उसके लिए जल्दी कोई लड़की तैयार नहीं होती, लेकिन प्रेमी की बात मानकर उसने सहेली के साथ गलत काम तो कराया ही, अपने बचाव में उसकी जान भी ले ली। मध्य प्रदेश के जिला भिंड के एक गांव के अशोक कुमार बरसों पहले हरियाणा के शहर कालका में आकर बस गए थे। उनके परिवार में पत्नी सीतारानी के अलावा एक बेटा नरेश और बेटी दीक्षा थी। अशोक और उसकी पत्नी सीता कालका की बगल में बसे हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक नगर परवाणु की अलग अलग फर्मों में नौकरी करते थे। अशोक की ड्यूटी सुबह 5:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहती थी, तो वहीं सीतारानी की ड्यूटी सुबह 7:30 बजे से 4:30 बजे तक की होती थी। दोनों ही अपनी ड्यूटी खत्म करके पैदल ही घर चले आते थे। एक लंबे अरसे से इनकी यही दिनचर्या थी। कालका और परवाणु के बीच केवल 3 किलोमीटर का फासला है। यहाँ चलने वाली लोकल बसें अक्सर ट्रैफिक में फंस जाती है, जिसकी वजह से ये दूरी तय करने में उन्हें काफी समय लग जाता है। इसलिए यहाँ के लोग अक्सर इस दूरी को पैदल ही तय कर लेते हैं। परवाणु में किराए के मकान मिलते ही नहीं, और अगर मिल भी जाते हैं तो उनका किराया इतना ज्यादा होता है कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग उसे वहन नहीं कर पाते। इसलिए परवाणु में काम करने वाले अधिकांश लोगों ने अपनी रिहाइश कालका में ही बना रखी है। अशोक भी पिछले 4 सालों से कालका की एक घनी बस्ती में रह रहा था। उसके बेटे नरेश ने 10वीं पास कर ली थी। आगे की पढ़ाई करने के बजाय वह नौकरी की तलाश में था। बेटी दीक्षा अभी 3 महीने पहले 13 बरस की हुई थी। वह स्थानीय सरकारी स्कूल की 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। इन दिनों उसकी सालाना परीक्षाएं चल रही थी। 11 मार्च 2016 को दोपहर बाद 2 बजे उसे अपनी परीक्षा देने जाना था। उस दिन उसका भाई अपनी रिश्तेदारी में कालका से बाहर गया था। वह घर में अकेली ही थी। वैसे भी यहाँ डर जैसी कोई बात नहीं थी। पास पड़ोस में सब इन्हें जानते पहचानते थे। शाम के वक्त वह अक्सर रोजाना गली के बच्चों के साथ खेलती भी थी। 11 मार्च 2016 की शाम 6 बजे तक वह घर से बाहर नहीं निकली तो कुछ बच्चे उसे खेलने को बुलाने के लिए उसके घर गए। उसका घर खुला हुआ था। बच्चों ने दीक्षा को आवाज लगाई। जवाब न आने पर उन्होंने भीतर जाकर देखा। वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। अर्धनग्न अवस्था में दीक्षा बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। बच्चे बाहर आकर शोर मचाने लगे तो मोहल्ले की औरतें और आदमी वहां आ गए। उन्होंने जाकर देखा तो दीक्षा मृत पड़ी थी। एक जानकार ने अशोक कुमार को फोन करके कहा उसके यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वह घर आ जाए। अशोक ने पत्नी को फोन कर दिया। उसके बाद दोनों साथ साथ पैदल घर की तरफ चल दिए। दोनों को एक ही बात बेचैन कर रही थी कि पता नहीं घर पर क्या हो गया है। खैर, वे तेज कदमों से चलते हुए घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के पास काफी भीड़ जमा है। जब उन्होंने देखा कि किसी ने उनकी बेटी की हत्या कर दी है तो वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके पहुंचने से पहले ही किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। थाना कालका के थाना प्रभारी उमेद सिंह, एसआई रेशम सिंह, हवलदार प्रदीप कुमार, नरेश कुमार, महिला कांस्टेबल जसमीत कौर के अलावा कांस्टेबल रमेश कुमार के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। मामला पहले ही फ्लैश किया जा चुका था। सूचना पाकर कालका क्षेत्र के एसीपी राजेश कुमार व जिला पंचकूला के डीसीपी अनिल धवन भी वहां आ गए थे। पुलिस जांच में पहली ही नजर में मामला दुष्कर्म के बाद हत्या का लग रहा था। इसलिए पुलिस ने मृतका के पिता अशोक कुमार की तरफ से अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया था। लड़की के नीचे के कपड़े शरीर पर नहीं थे। बिस्तर पर जिस स्थिति में उसकी लाश पड़ी थी, उससे साफ लग रहा था कि मरने से पहले उसके साथ दुराचार किया गया था। लेकिन बिना मेडिकल जांच के रेप का आरोप नहीं लगाया जा सकता था। देर शाम क्राइम इन्वेस्टिगेशन व फोरेंसिक टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने में जुट गई। मौके की प्रारंभिक कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कालका के सिविल अस्पताल भेज दिया। अब तक काफी रात घिर आई थी। इस केस को हल करने में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया था। अगली सुबह एसएमओ डा. एस नरवाल की निगरानी में डॉक्टरों के एक पैनल ने दीक्षा के शव का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी। रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताते हुए दुष्कर्म की पुष्टि की गई थी। इसके अलावा मृतका की गर्दन व जिस्म के कुछ अन्य हिस्सों पर ऐसे जख्मों के निशान पाए गए थे, जिससे यह बात साबित होती थी कि मरने से पहले मृतका ने हत्यारे से काफी संघर्ष किया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि की गई थी कि दुष्कर्म मरने से पहले किया गया था। मृतका का विसरा निकालकर रासायनिक परीक्षण के लिए भिजवाने के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। दुष्कर्म की पुष्टि हो जाने पर केस में भादमवी की धारा 376 भी जोड़ दी गई। तफ्तीश के नाम पर थाना पुलिस के हाथ अभी खाली थे। डीसीपी अनिल धवन ने पहले से ही इस केस को गंभीरता से ले रखा था। इस केस का खुलासा करने के लिए उन्होंने पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी, जिनमें से एक टीम ने अपनी जांच की शुरुआत मृतका के पड़ोसियों से पूछताछ करके की। उनसे जानकारी मिली कि पिछले कुछ दिनों से दीक्षा के घर के बाहर 2 लड़कों को चक्कर काटते देखा गया था। यह भी पता चला कि सांवले रंग की एक लड़की भी दीक्षा के पास आया करती थी। पड़ोसियों से हुलिये हासिल करके पुलिस ने उनके स्केच तैयार करवाए, साथ ही मृतका का मोबाइल फोन भी चेक किया। पड़ोसियों ने सांवले रंग की जिस लड़की का जिक्र किया था, उसी के हुलिये से मिलती जुलती एक लड़की का फोटो दीक्षा के व्हाट्सएप पर मिल गया। पुलिस ने वह फोटो पड़ोसियों को दिखाया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि यही लड़की दीक्षा से मिलने आया करती थी। पर दीक्षा के माता पिता ने उस लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने व्हाट्सएप वाली उस लड़की का फोटो दीक्षा के स्कूल की कुछ लड़कियों को दिखाया तो उन्होंने छूटते ही कहा कि यह रूबी है। वह लड़की भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। पिछले साल 8वीं पास कर लेने के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी थी। स्कूल से रूबी के घर का पता हासिल करके पुलिस उसके घर पहुंच गई और पूछताछ के लिए उसे थाने ले आई। महिला पुलिस द्वारा उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो नाबालिग रूबी पुलिस की शुरुआती पूछताछ में ही टूट गई। इसके बाद उसने अपनी खास सहेली दीक्षा की हत्या की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। 15 साल की रूबी के पिता परवाणु में ही एक चाय की दुकान चलाते थे। स्कूल से लौटने के बाद रूबी अक्सर पिता के काम में हाथ बंटाने के लिए दुकान पर बैठ जाया करती थी। उससे बड़ी 2 बहनें और थी, जिनकी शादियां हो चुकी थी। सबसे छोटा एक भाई था, जो परवाणु के एक स्कूल में पढ़ता था। रूबी की दुकान पर रोहित नाम का एक युवक रोजाना चाय लेने आता था। वह वहीं की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। 22 साल का रोहित मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के गांव मुस्तफाबाद का रहने वाला था। वह करीब 4 साल पहले गांव के एक दोस्त के साथ काम के सिलसिले में परवाणु आया था। यहाँ उसे सेक्टर 2 स्थित गैस चूल्हा बनाने वाली एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। वहाँ उसका काम चूल्हों की सफाई करना और फैक्ट्री के लोगों के लिए चाय वगैरह लाना था। रूबी की चाय की दुकान उसकी फैक्ट्री के नजदीक थी, इसलिए वह वहीं से फैक्ट्री के कामगारों के लिए चाय लाता था। कई बार उसे दुकान पर रूबी बैठी मिलती थी। रोहित का चाय का ऑर्डर अन्य ग्राहकों के मुकाबले काफी बड़ा होता था। इसकी पेमेंट भी उसी के जरिए होती थी, इसलिए रूबी उसका खास ध्यान रखती थी। रूबी थी तो काफी सांवली, पर उसके नयन नक्श अच्छे थे, जिसकी वजह से रोहित उसे चाहने लगा था। रूबी को खुश करने के लिए कई बार वह चाय के बिल में 10 से 12 कप ज्यादा लिखवा कर उसे अपनी फैक्ट्री से अतिरिक्त पैसे दिलवा दिया करता था। अपने पास से भी कई बार उसने 100 से 50 का नोट उसके हाथों पर रखकर मुट्ठी बंद कर दी थी। इससे रूबी का झुकाव रोहित की तरफ हो गया। रोहित 24 घंटे फैक्ट्री में रहता था। फैक्ट्री के वर्करों की छुट्टी हो जाने के बाद एक दिन रोहित ने रूबी को फैक्ट्री में ही बुला लिया। उस दिन दोनों का शारीरिक मिलन हो गया। एक बार जिस्मानी संबंध बनने के बाद उनके बीच इसका सिलसिला चल निकला। पहले रोहित अपनी कमाई से हर महीने कुछ पैसे घर भेज दिया करता था, पर रूबी से संबंध बनने के बाद उसने घर पैसे भेजने बंद कर दिए। उसने सारे पैसे रूबी पर लुटाने शुरू कर दिए। रूबी के लिए वह एक तरह से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया था। इसी तरह 2 बरस निकल गए। इसके बाद एक दिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि उनके संबंधों में दरार पड़ गई। दरअसल एक दिन कालका के मुख्य बाजार में रोहित की रूबी से मुलाकात हुई तो उसके साथ एक गोरचिट्टी लड़की भी थी। रूबी ने उस लड़की का परिचय अपनी सहेली दीक्षा के रूप में कराकर बताया कि दोनों दूसरी क्लास से 8वीं तक साथ साथ पढ़ी थी। इसी पहली मुलाकात में रोहित का दिल दीक्षा पर आ गया। इसके बाद रूबी से जब भी उसकी मुलाकात होती, वह उससे दीक्षा के बारे में ही बातें करता। इस तरह उसने दीक्षा के बारे में उससे तमाम जानकारियां हासिल कर ली। इसके बाद दीक्षा की झलक पाने के लिए वह उसकी गली के चक्कर लगाने लगा। लेकिन दीक्षा ना तो किसी से फालतू बातें करती थी और न ही फिजूल में इधर उधर घूमती थी।
वह अपनी पढ़ाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझने वाली गंभीर प्रवृत्ति की लड़की थी। रोहित को जब लगा कि दीक्षा आसानी से उसके जाल में फंसने वाली नहीं है तो उसने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत उसने एक दिन रूबी से सीधे कहा, देख रूबी, मेरा मन तेरी सहेली दीक्षा पर आ गया है। अगर तू चाहती है कि हमारा और तेरा रिश्ता हमेशा बना रहे तो कैसे भी तू उससे मेरी एक बार अकेले में मुलाकात करवा दे, सिर्फ एक बार। इसके बाद उसकी तरफ देखना तो दूर, मैं कभी उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। अगर तुमने मेरा यह काम नहीं किया तो समझ लो मेरा और तुम्हारा संबंध हमेशा के लिए खत्म। इस तरह की स्थिति में अमूमन लड़कियां अपने प्रेमी से झगड़ा करने लगती हैं। वह अपने प्यार को हरगिज नहीं बंटने देती। पर रूबी न जाने कैसी घटिया सोच वाली लड़की निकली कि वह रोहित की बात मान गई। इतना ही नहीं, प्रेमी की ख्वाहिश पूरी करवाने के लिए वह दीक्षा के यहाँ जा पहुंची। वह दीक्षा से रोहित के मन की बात तो कह नहीं सकती थी, पर साहस जुटाकर उसने दीक्षा से यह जरूर कह दिया कि उसका दोस्त रोहित परीक्षा वाले दिन मिठाई और चॉकलेट से उसका मुंह मीठा कराकर उसे अपनी शुभकामनाएं देना चाहता है। दीक्षा ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बावजूद रूबी ने मिठाई खरीदकर उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। उसके बाद मिठाई और चॉकलेट रोहित को देते हुए बोली, वह मान तो गई है, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए। तुम मेरे ही साथ उसके घर चलना। मैं दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर का ध्यान रखूंगी और तुम उसके कमरे में चले जाना। रोहित खुश हो गया कि अब उसकी इच्छा जल्द पूरी हो जाएगी। रूबी को पता था कि दीक्षा की वार्षिक परीक्षा शुरू हो चुकी है और माँ बाप के ड्यूटी पर जाने के बाद वह अकेली ही कमरे पर रहती है। 11 मार्च 2016 को दोपहर के 2 बजे से दीक्षा का पेपर था। उस दिन 11 बजे रूबी रोहित को लेकर दीक्षा के घर पहुंच गई। उस समय दीक्षा अकेली ही बेड पर बैठकर पढ़ रही थी। अचानक अपनी सहेली रूबी को आया देखकर दीक्षा खुश हुई। 1 से 2 मिनट बात करने के बाद रूबी कमरे से बाहर चली गई। कमरे में रोहित और दीक्षा रह गए। इधर-उधर की बातें करते हुए रोहित बेड पर उसके नजदीक पहुंच गया। वह उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा तो दीक्षा घबरा गई। उसने उसे डांटा तो रोहित ने जबरदस्ती उसके मुंह में बेहोशी की दवा मिली मिठाई का टुकड़ा डाल दिया। थोड़ी देर में वह निढाल हो गई। इसके बाद रोहित ने उसके साथ मनमानी की। दवा का असर शायद कम था, जिससे दीक्षा थोड़ी देर में होश में आ गई। वह शोर मचाने को हुई तो रोहित ने उसका मुंह दबा लिया। उसकी घुटी-घुटी आवाज बाहर आ रही थी, जिसे सुनकर रूबी कमरे में आ गई। उसे देखकर दीक्षा ने अपने मुंह से रोहित का हाथ हटाकर धमकाया कि वह इस बारे में अपने मम्मी पापा को बताकर उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि वह याद रखेगी। इससे रूबी डर गई। उसे लगा कि अगर इसने अपने माँ बाप को यह बात बता दी तो उसकी मोहल्ले में बदनामी तो होगी, साथ ही वह जेल भी जाएगी। इससे बचने के लिए रूबी ने पास पड़ा तकिया उठाकर उसके चेहरे पर रख दिया। रोहित ने दीक्षा के हाथ पकड़ लिए, जिससे वह ज्यादा विरोध नहीं कर सकी। कुछ ही देर में सांस घुटने से दीक्षा की मौत हो गई। उस वक्त वह अर्धनग्न अवस्था में थी। उसी अवस्था में वे उसे छोड़कर चले गए। रूबी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसी दिन यानी 13 मार्च 2016 को रोहित को भी हिरासत में ले लिया। रूबी चूंकि नाबालिग थी, इसलिए उसे अगले दिन जुवेनाइल कोर्ट में पेश करके करनाल स्थित नारी निकेतन भेज दिया गया, जबकि रोहित को कालका के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी श्री दानेश गुप्ता की अदालत में पेश कर 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड अवधि में पुलिस ने रोहित से विस्तार से पूछताछ की। इसके बाद उसे फिर से अदालत में पेश कर अंबाला जेल भेज दिया गया।